दशम भाव की स्थिति और उसके स्वामी की स्थिति जातक के कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थान को दर्शाती है। यानी दशम भाव और उसका स्वामी यदि मजबूत हों या उच्च राशि में हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक का करियर ऊंचा और स्थिर होता है। लेकिन यदि दशम भाव पर पाप ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो तो जातक को कर्मों में बाधाएं आती हैं, कार्य करने के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नौकरी में अस्थिरता या अनिष्ट मिल सकता है, इस बात की आशंका बनी रह सकती है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली वृषभ लग्न की है, ठीक है, और वृषभ लग्न में आप जानते हैं कि शनि ग्रह बनते हैं आपके दशमेश। अब क्योंकि दशमेश यहाँ पर शनि ग्रह बने हुए हैं, हालांकि ये पापक ग्रह क्योंकि, लेकिन शनि महाराज वृष लग्न में बेहद ही योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि वो भाग्येश और दशमेश बनते हैं। तो शनि ग्रह जब अपने ही घर में बैठे हुए हैं, दशमेश अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अब इन पर गुरु की नवी दृष्टि है, तो कहा जा सकता है कि जातक का करियर ऊंचा होगा क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि शनि महाराज पर यहाँ पर पड़ गई है। नौकरी में स्थिरता होगी, ठीक है, और जातक के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अब मान लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली है किसी जातक की, ठीक है, अब शनि ग्रह अपने ही घर में बैठे हुए हैं लेकिन कमजोर होकर बैठे हुए हैं। अब उन पर मान लीजिए कि मंगल की दृष्टि पड़ रही, मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह बैठ गए। अब मंगल की दृष्टि जब उन पर पड़ेगी तो क्या होगा कि शनि और मंगल आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब किसी भी लग्न की कुंडली में आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में दशम भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव है और दशमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, दशमेश बलवान होकर बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका करियर ऊंचा अवश्य ही होगा। हालांकि यहाँ पर लग्नेश पर ध्यान देना जरूरी है कि लग्नेश के पास बल कितना है। आइए अगले उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जो ग्रह किसी भाव का स्वामी होता है, यानी जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है वह उस भाव से संबंधित कर्मों का फल अवश्य ही देता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली तुला लग्न की, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, यहाँ पर केवल उदाहरण लिया जा रहा है। अब तुला लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और कुंडली के छठे भाव के स्वामी होते हैं। यानी तुला लग्न में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह नहीं होते क्योंकि वह तीसरे और छठे यानी रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि इस जातक को जब कभी भी गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब कुछ लाभ अवश्य ही मिल सकता है, इससे इनकार हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत ही बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि जब गुरु का अंतर इन्हें स्टार्ट होगा तो गुरु की क्योंकि नवी दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है तो गुरु की दशा अंतरदशा इन्हें लाभ अवश्य देगी। वैवाहिक जीवन में इन्हें वैवाहिक जीवन को स्थिर रखने का प्रयास गुरु महाराज यहाँ पर करेंगे, लेकिन क्योंकि वो तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बने हुए हैं तो इस दौरान इनकी मेहनत बड़ी चढ़ी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि इस गुरु पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो तीसरे भाव से संबंध कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। तीसरे भाव से संबंध जो कि छोटे भाई का कारक ग्रह, छोटे भाई का भाव भी कहलाता है, तो यहां से संबंध दिक्कतें हो सकती हैं यदि मंगल कुंडली में खराब स्थिति में आ जाए, या फिर कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु इनमें से कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं या पेट से संबंधित समस्या या रोग इत्यादि हो सकते हैं। इस बात की आशंका बनी रहती है गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात है कि गुरु सर्वाधिक योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी इस जातक को पीड़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी ग्रह बने हुए हैं और यही इस सूत्र का उद्देश्य भी है क्योंकि वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी ग्रह बने हुए तो इसकी वजह से वह इन भावों के फलों को देने के लिए बाध्य हैं, तो इनके फल उसे अवश्य ही मिलेंगे। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लग्न भाव में आपके शनि ग्रह बैठे हुए हैं। अब शनि ग्रह हालांकि सर्वाधिक योग कारक ग्रह है लेकिन क्योंकि वह अपनी तीसरी दृष्टि यानी शत्रु दृष्टि से गुरु ग्रह को देख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि जातक को जब कभी भी गुरु की दशा अंतरदशा आएगी या गोचर के शनि का संबंध, जब गुरु की महादशा चल रही होगी तब शनि का संबंध यदि कुंडली के तीसरे भाव से बनेगा या गुरु से बनेगा तो उससे कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, कोई ना कोई शारीरिक रोग या व्याधि हो, इस बात की आशंका बनी रहती है और यही कर्मफल का सिद्धांत भी है। हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय है कि किस मात्रा में समस्या होगी या नहीं होगी इसे देखना होगा, लेकिन हाँ, इस सूत्र को यदि सही माना जाए तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह इस कुंडली के अंदर जातक के लिए परेशानी देते हैं। वहीं दूसरी ओर जातक के जीवन को ऊंचा भी उठाते हैं क्योंकि गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए लाभ भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा। गुरु की दशा अंतरदशा के दौरान जातक को श्रेष्ठ लाभ भी होंगे लेकिन तीसरे और छठे भाव से संबंधित दिक्कतें भी होंगी। यदि कोई उच्च का पाप ग्रह, फिर से सुनिए, यदि कोई उच्च का पाप ग्रह
राहु, केतु, शनि या मंगल से युत हो जाए तो उसका जो फल रहता है वो विकृत हो जाता है। अब विकृत का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह उच्च अवस्था के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मंगल ग्रह साथ में बैठ जाएं तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए शनि भी नैसर्गिक पापक ग्रह हैं और मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। अब क्योंकि शनि मंगल की युति को हम द्वंद्व योग के नाम से भी जानते हैं। अब शनि क्योंकि उच्च के हैं, लेकिन मंगल क्योंकि तुला लग्न में शनि उच्च के होते हैं, लग्न के अंतर्गत बैठ गए, लेकिन मंगल क्योंकि साथ में बैठ गए हैं, तो इसके कारण क्या रहता है कि जो उच्च के ग्रह का प्रभाव रहता है वो विकृत हो जाता है, यानी उतना अच्छा फल जातक को नहीं मिल पाता, ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण के लिए अगला उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ गुरु का। मान लीजिए कि आपकी कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, ठीक है। कर्क लग्न में ही गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। अब आप जानते हैं कि गुरु उच्च के हैं, कर्क लग्न में योग कारक ग्रह भी हैं, तो इनका सर्वाधिक शुभ फल मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या फल मिलना चाहिए इनका? यदि अकेले बैठे हुए हों तो गुरु धर्म सत्य ज्ञान को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जातक के 1000 दोषों को समाप्त करेंगे लग्नस्थ गुरु, ठीक है। शिक्षा और संतान का लाभ जातक को अच्छे से मिल पाता है क्योंकि उच्च के गुरु बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि इसके उच्च के गुरु के साथ साथ राहु ग्रह बैठ गए। अब होगा क्या कि गुरु उच्च के हैं लेकिन राहु नीच का है, तो राहु का नीच प्रभाव कम होगा, लेकिन राहु की वजह से गुरु चांडाल योग बना और गुरु के शुभ प्रभाव में कमी आ गई। इसका अगर मान लीजिए गुरु यहाँ पर कमजोर पड़ गए, यदि डिग्री वाइज मजबूत है तब तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मान लीजिए गुरु कमजोर हो गए, राहु बलवान हो गए, तो कुंडली में देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि गुरु उच्च के हैं तो ज़्यादा अच्छा फल देंगे, लेकिन हमें डिग्री देखनी होगी ग्रहों की कि कितना बल है ग्रह के पास। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि व्यक्ति धार्मिक, पूर्ण रूप से धार्मिक ना होकर पाखंडी हो सकता है। कह सकते हैं कि धर्म से अनधिकृत रूप से लाभ ले सकता है, ऐसा समझना चाहिए। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए किसी भी भाव के अंतर्गत, यहाँ मैं भाव की चर्चा फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, ठीक है। और मीन राशि में, अब सीधी सी बात है कि मीन राशि में जो है वो आपके शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाएंगे। अब शुक्र, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देंगे और देते भी हैं यदि बलवान हो तो, लेकिन शनि के साथ युति में बैठ जाए तो अब देखिए शुक्र और शनि वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, सॉरी मित्र ग्रह हैं, लेकिन शुक्र और शनि साथ में बैठेंगे तो क्या होगा कि जो शुभ प्रभाव रहेगा वो शुभ प्रभाव में कमी आती है शुक्र के, ठीक है। अब होगा क्या इसके कारण? विवाह विलंबित होना, दाम्पत्य जीवन में नीरसता आना, क्योंकि शुक्र जहाँ भौतिकता को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो शनि की बात करें तो शनि नीरसता पैदा करने वाले ग्रह हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शुक्र का उतना अच्छा फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी ग्रह के साथ आप ले सकते हैं, कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ है उसके साथ कोई पापक ग्रह यदि बैठ जाए या कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए या नीच राशि का ग्रह दृष्टि दिखाता हो और उच्च का ग्रह कमजोर पड़ जाए तो उसका सुफल उतना नहीं मिल पाता। यदि 7 ग्रह क्रमिक रूप से लगातार स्थित हों और पहला ग्रह शुभ हो तो मालिका योग बनता है। फिर सुनिए, यदि 7 ग्रह क्रमिक रूप से भावों में लगातार स्थित हों और पहला ग्रह अगर शुभ हो तो मालिका योग बनता है। अब इस योग का प्रभाव क्या रहता है? देखिए, मालिका योग का मतलब है कि माला की तरह जुड़े हुए ग्रह, जिसमें 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक लगातार 7 भावों में जब स्थित होते हैं तो यह योग तभी फलदायी होगा। ध्यान रखिएगा कि 7 योग लगातार हों। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में गुरु लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका मूल सिद्धांत भी है कि पहला ग्रह जो है वो शुभ होना चाहिए, इसके बाद क्रमिक रूप से ग्रह हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बुध ग्रह आपके दूसरे में आ गए, तीसरे भाव में आपके शुक्र आ गए, यहाँ पर सॉरी तीसरे भाव के अंतर्गत आपके आ गए सूर्य, ठीक है, और चौथे भाव के अंतर्गत आ गए शुक्र, क्योंकि सूर्य के नज़दीक ही शुक्र बुध रहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ग्रह आप लिख सकते हैं, मान लीजिए मंगल ग्रह आपके आ गए पंचम में, ठीक है, और इसके अलावा चंद्रमा आ गए मान लीजिए छठे भाव के अंतर्गत, सप्तम भाव में मान लीजिए शनि ग्रह आ गए। अब जो 7 मुख्य ग्रह जो होते हैं, हम राहु केतु की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, तो मालिका योग में 7 ग्रह क्रमिक रूप से आ जाएं और पहला ग्रह शुभ हुआ, पहले ग्रह यहाँ पर क्योंकि शुभ भी हैं तो इसे मालिका योग बोलते हैं। और इसका प्रभाव क्या रहता है? प्रभाव ये रहता है, हालांकि ये इस प्रकार का योग बहुत रेयर कुंडली में देखने को मिलेगा, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये योग तभी फलदायी होगा कि जब पहला और अंतिम ग्रह शुभ स्थिति में हो, शुभ पहला ग्रह कम से कम शुभ हो, ठीक है। अंतिम शुभ आता है तो बहुत ही बढ़िया। मान लीजिए कि शनि ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, छठे भाव के अंतर्गत मान लीजिए शनि ग्रह आ गए, ठीक है, और चंद्रमा आ गया कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत, तो ये पहले और अंतिम ग्रह जो है शुभ हो गए आपके। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? जातक की सोच संगठित होगी, निरंतर प्रयास करने वाला, योजनाबद्ध तरीके से जातक को सफलता मिलती है और यश देता है, काफ़ी बढ़िया है। और क्योंकि यदि आप पहला ग्रह देखें तो यानी सूर्य जो है हमारे सबसे बड़े ग्रह हैं ग्रहों में,
और तो सूर्य नेतृत्व का कारक है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो सौंदर्य कला का कारक है, मान लीजिए सूर्य फर्स्ट में आ रहे हैं आपके, तो अब गुरु की बात करें, गुरु क्योंकि फर्स्ट बन रहा है इस कुंडली के अंदर, जो हमने उदाहरण लिया है, चंद्रमा अंतिम बन रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि ये युति, ये इस प्रकार की जो युति की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, जो माला बनाकर ग्रह बैठे हुए हैं, यानी एक भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है, तो बेहद शक्तिशाली योग बताया गया है ऐसे शास्त्रों के अंतर्गत, और जिसमें निरंतर प्रयास और उद्देश्य और बल होता है जातक के जीवन के अंतर्गत। है कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति की मन स्थिति अत्यधिक प्रभावित होती है, लेकिन यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो चिंता, भ्रम और तनाव बढ़ता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा अत्यधिक संवेदनशील ग्रह है, बाहरी घटनाओं से जरा में प्रभावित हो जाता है, और चंद्रमा यदि कमजोर हो जाए, निर्बल हो, तो व्यक्ति की निर्णय शक्ति जो रहती है वो क्षीण रह सकती है। तो हो क्या सकता है, देखिए, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु से ग्रसित हो तो भ्रम और अनिर्णय हो सकता है। शनि से युत हो या दृष्ट हो तो अवसाद या अकेलापन। मंगल से युत हो तो क्रोध और असहनशीलता वाली बात रह सकती है, यानी व्यक्ति आसानी से अपना धैर्य खोते इस प्रकार का रह सकता है। उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए आपकी कुंडली, ठीक है, अब मकर लग्न में मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत और शनि बैठे हुए कुंडली के छठे भाव में, तो आप जानते हैं कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ पर आप चंद्रमा को देखेंगे, यानी शनि ग्रह की दृष्टि जो है चंद्रमा पर है। क्या होगा, अब जब कभी भी इस जातक को शनि की दशा अंतर्दशा आएगी और गोचर के शनि का संबंध चंद्रमा से बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जातक को मानसिक परेशानियां होना, सामाजिक दूरी होना, नींद की समस्या होना, इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा कर्क राशि में यानी स्वराशि का होकर बैठ जाए, तो इसका तात्पर्य है कि जातक को धीरे धीरे राहत भी मिलने लगेगी। कई बार होता क्या है कि मान लीजिए शनि से दृष्ट चंद्रमा है, लेकिन साथ साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो नेगेटिव प्रभाव रहता है उसमें कमी आती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुंडली में राहु और केतु के मध्य यदि समस्त ग्रह आ जाएं तो इसे हम काल सर्प दोष मानते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं, जिनकी चर्चा अभी किसी अन्य वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। अब काल सर्प दोष मान लीजिए कुंडली के अंतर्गत बन रहा है, तो कई बार इसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र पर आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये सूत्र कहता है कि यदि राहु और केतु की धुरी के बीच सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष तो बनता है, तो यह कर्म बंधन और पूर्वजों के ऋण का सूचक है। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि काल सर्पदोष को सामान्यतः हम दोष मानते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को कर्म प्रधान भी बनाता है, तपस्वी भी बनाता है, संघर्षशील बनाता है और रहस्यमय भी बनाता है, और कभी कभी भारी बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं, और कई बार अचानक से सफलता का एक कारण भी बनता है। हालांकि उसके कारण क्या रहेंगे, ये कुंडली विश्लेषण का विषय, और उसी के अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन हम करेंगे। हालांकि मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में चौथे घर में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत केतु बैठा हुआ है, और सारे ग्रह मान लीजिए 5वें से लेकर 9वें भाव के मध्य आ जाएं, तो ये काल सर्प दोष माना जाएगा। अब क्या होगा इसके कारण, देखिए, इसके कारण होगा ये कि व्यक्ति का जो बचपन रहता है वह कठिनाइयों भरा होगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन 33 से 36 वर्ष की उम्र के बाद जीवन में अचानक से सफलता मिलने लग जाती है, और यही काल सर्प दोष का एक गूढ़ प्रभाव हुआ, ठीक है। हालांकि अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष पर हम चर्चा करेंगे, और काल सर्प दोष किस हद तक जातक को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये कुंडली अध्ययन का विषय है, और उसको चेक करने के बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। प्रत्येक भाव के आधार पर ग्रहों की स्थिति और बल, ध्यान रखें, प्रत्येक भाव के आधार पर ग्रहों की स्थिति और बल जीवन में सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। इस सूत्र की चर्चा भाग्य प्रकाश और प्रकाश दीपिका में की गई है, ठीक है। भाग्य प्रकाश और प्रकाश दीपिका नामक जो ज्योतिषीय ग्रंथ है उनके अंतर की गई है कि प्रत्येक भाव के आधार पर ग्रहों की स्थिति और बल जीवन की दिशा, जीवन की सफलता या विफलता तय करता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक थोड़ा समझ लेते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि भाव कुंडली में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाभकारी भाव। लाभकारी भाव बोलते हैं हम केंद्र का भाव, त्रिकोण का भाव, पहला भाव और 5वां भाव, और इसके अलावा 9वां भाव। ये भाव जो है वो आपके लाभकारी भाव कहलाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के भाव हमेशा लाभ देते हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें हम तो हानिकारक भाव, लाभ और हानिकारक भाव के अलावा, लाभ हानिकारक भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जहाँ से हम लाभ भी देखते हैं और यहाँ से हम हानि भी देखते हैं। यदि कोई ग्रह मित्र राशि का होकर उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो इन भावों में लाभ देता है। अगर कोई ग्रह नीच राशि शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ हो, लग्निश का शत्रु बनकर बैठा हुआ हो, खराब स्थिति में आ रहा हो,
तो यहाँ से हम हानि देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरा भाव कुंडली का, तीसरा भाव यानी दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और साथ साथ आपका 10वां भाव, ये वाले भाव जो रहते हैं वो तटस्थ भाव कहलाते हैं। ठीक है, तटस्थ भाव ये कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो मान लीजिए यदि मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर मंगल ग्रह का, मंगल कुंडली के छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी भी हो, छठे भाव में हो, छठे भाव का स्वामी भी हो, तो यहाँ पर जातक को युद्धरत रखेगा, संघर्ष बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा में सफलता देगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सफलता देगा। लेकिन यदि छठे भाव के अंतर्गत मान लीजिए मंगल बैठा हुआ हो, दुर्बल हो जाए या शत्रु ग्रहों की दृष्टि में आ जाए तो शारीरिक रोग देगा और शत्रु ऐसी स्थिति में फिर जातक को परेशान कर सकते हैं यदि कमजोर होकर बैठा हुआ हो। वहीं मंगल यहाँ पर मान लीजिए छठे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो, छठे भाव का स्वामी बनकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को संघर्ष देगा, सफलता देगा प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, और व्यक्ति की जो प्रवृत्ति रहती है वह लड़ाई झगड़े करने वाली हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा ग्रह किस भाव के अंतर्गत बैठा हुआ उसी प्रकार से जीवन की सफलता और विफलता निर्धारित होती